आइए हम लोग जानते हैं इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में और रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम कोई भी मशीन जब खरीदते हैं तो उस मशीन के ऊपर एक नेम प्लेट लगा होता है और साथ ही साथ वायरिंग डायग्राम के लिए भी एक प्लेट लगा होता है जिसमें यह बताया रहता है कि इस मशीन के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट चार्ज है, कितनी मात्रा में रेफ्रिजरेंट चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो किया गया है या तो फिर इसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो लगे हुए हैं वो सारा का सारा इस दोनों नेम प्लेट पे दिया हुआ रहता है सेपरेटली। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल यानी कि वायरिंग डायग्राम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो पावर जो कंट्रोल जो दिया गया है जिसके द्वारा हम लोग मशीन को चालू और बंद करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक थर्मोस्टेट भी दिया हुआ है जो इस्तेमाल में लाया जाता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे जो हमारा पावर केबल जो है, इस पावर केबल का जो दो वायर जो आता है फेज न्यूट्रल और जो हमारा अर्थिंग के लिए जो वायर आता है, तो सबसे पहले जो फेज जो आता है वो हमारे पावर स्विच में आता है। इस पावर स्विच से निकल करके और पॉइंट जो है वो हमारे थर्मोस्टेट में चला जाता है जो कि थर्मोस्टेट समय समय पे कंप्रेसर को चालू और बंद करता है। जब हमारा सेटेड टेम्परेचर जब हमारे डीप फ्रीजर में आ जाता है तो यह थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि थर्मोस्टेट में जो इन पॉइंट आया वो हमारा मेन सप्लाई आया और इससे जो पावर निकल रहा है वो हमारे कंप्रेसर के पास जा रहा है। तो आइए अब हम कंप्रेसर के कनेक्शन को जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर के पास एक रिले लगा हुआ है और वहां पे एक स्टार्टिंग कैपेसिटर भी है। जब थर्मोस्टेट से जो सप्लाई आता है वो हमारे रिले में आता है और रिले से हमारा कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग कैपेसिटर है या जो हमारे कंप्रेसर को चालू करने में मदद करता है। इसी जगह से हमारा एक मोटर भी कनेक्टेड है जो कि कंडेंसर के पास लगा रहता है। यह फैन का काम होता है बाहरी हवा को खींच करके और कंडेंसर के ऊपर फेंकना, जिससे जो भी हीट जो हमारे कंडेंसर में है उसको वो हीट बाहर कर देता है और वेपर को लिक्विड में बना देता है। अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में चाहे वो एसी का हो चाहे वो रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट का हो, जो भी हो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सारे हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में लगे होते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसर होता है, फिर कंडेंसर होता है, फिर हमारा कैपिलरी ट्यूब होता है और जो इवापोरेटर है वह इसके इनर भाग में लगा हुआ था। सेफ्टी पर्पस से हम लोग यहाँ पे ड्रायर फिल्टर लगाते हैं जिसका मुख्य कार्य होता है मॉइस्चर और डस्ट को ऑब्जर्व करना और प्योर रेफ्रिजरेंट को कैपिलरी ट्यूब के द्वारा होते हुए हमारे इवापोरेटर में भेजना। तो इस तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है हमारा काम करता है। आइए हम लोग जानते हैं अब इवापोरेटर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इवापोरेटर जो होता है इसके इनर कंपार्टमेंट में होता है। तो इवापोरेटर को देखने के लिए सबसे पहले हमें इस ढक्कन को उठाना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इवापोरेटर यहाँ पे इनर भाग में स्थित होता है और यहाँ पे जो इवापोरेटर लगा होता है वो प्लेट एंड ट्यूब टाइप इवापोरेटर लगा होता है। अगर हम लोग इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है वह -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करता है। और इस डीप फ्रीजर में हम लोग फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स रखने के लिए लाते हैं। फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स कहने का मेरा मतलब हुआ जैसे कि चिकन, मटन, फिश, आइसक्रीम, जो भी फूड प्रोडक्ट्स जिसका टेम्परेचर -18 से लेकर के -25 के बीच में रखा जाता है वैसे फूड प्रोडक्ट्स को हम लोग इस डीप फ्रीजर में रखते हैं।
अगर हम लोग इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बात करें तो जैसे ही हम लोग इसका ढक्कन खोलते हैं, लीड को खोलते हैं, तो वहां पे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंस्टॉलेशन करने के समय हमें यह ध्यान में रखना होता है कि इसके चारों तरफ कम से कम 1 फुट का जगह होना चाहिए। हमको इस मशीन को कम से कम 3 घंटा पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद ही इसके अंदर हमें फूड प्रोडक्ट्स को रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी पावर कट हो जाता है तो हमें बार बार इस डीप फ्रीजर के ढक्कन को नहीं खोलना चाहिए। पावर सप्लाई के लिए हमें एक्स्ट्रा कोड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें मशीन को ज्यादा समय तक बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर हम फूड प्रोडक्ट्स इसमें रखा हुआ है और अगर हम मशीन को बंद करके रख देते हैं तो जो भी फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स इसके अंदर रखा हुआ है वो सारा का सारा फूड प्रोडक्ट्स हमारा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना डीप फ्रीजर के बारे में कि डीप फ्रीजर आखिर होता क्या है, उसका बनावट कैसे होता है, उसमें किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल के पार्ट्स कैसे क्या क्या होते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने आज जाना। धन्यवाद।